के इस डीप डाइव में एक ऐसे विषय पर चर्चा होने वाली है जो भारतीय राजनीति और संविधान की पूरी धुरी को स्पष्ट करता है। अक्सर ये महसूस होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों और जटिल प्रक्रियाओं को याद करना जैसे किसी भूल भुलैया में खो जाने जैसा है। बिल्कुल, और ये भूल भुलैया कई बार बहुत डरावनी भी लगती है। सही कहा। लेकिन आज इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक बहुत ही दिलचस्प रास्ता खोजा जाएगा। आज की इस बौद्धिक यात्रा का आधार परमार एसएससी के वे बेहतरीन नोट्स हैं जो भारतीय संविधान के सबसे शक्तिशाली पदों यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इर्द गिर्द घूमते हैं। आज का लक्ष्य सिर्फ कुछ तथ्यों को पढ़ना या सतही तौर पर जानना नहीं है। जी, मतलब रटने वाली विद्या से दूर रहना है। बिल्कुल। बल्कि एक मेमोरी कोच और एक विश्लेषक के नजरिए से इन अनुच्छेदों को कुछ इस तरह डिकोड करना है कि इस चर्चा को सुनने के बाद किसी भी सीखने वाले को इसे दोबारा रटने की आवश्यकता ही ना पड़े। चीजों के पीछे का क्यों और कैसे आज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ये एक बहुत ही सटीक दृष्टिकोण है। मैं तो कहूंगा कि किसी भी तथ्य को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पहले उस बुनियादी ढांचे को समझा जाए जिसमें वो तथ्य काम करता है। अगर शासन या कह सकते हैं गवर्नेंस के बड़े परिदृश्य की बात की जाए तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मुख्य रूप से 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एकदम सही। पहला स्तंभ है विधायिका, जिसका काम पूरे देश के लिए नीतियों और कानूनों का निर्माण करना है। दूसरा है कार्यपालिका, जो विधायिका द्वारा बनाए गए उन कानूनों को जमीन पर यानी वास्तविकता में लागू करती है। और तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, जो ये सुनिश्चित करती है कि कानून का पालन सही ढंग से हो और न्याय मिले। तो आज हम कार्यपालिका पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, आज का ये पूरा विश्लेषण संविधान के भाग 5 पर केंद्रित है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक फैला हुआ है। इस भाग को संघ की कार्यपालिका का नाम दिया गया है और जैसा कि नोट्स में स्पष्ट किया गया है, इस केंद्रीय कार्यपालिका रूपी परिवार के मुख्य सदस्य होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो आज का पूरा फोकस इस परिवार के मुखियाओं, मेरा मतलब है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर रहेगा। इन अनुच्छेदों के इस विशाल समुद्र में सुरक्षित गोता लगाने के लिए एक बहुत ही खास और आजमाई हुई निंजा टेक्निक या कह लें कि एक मेमोरी ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, वो सूत्र जो अनुच्छेद 52 से 61 तक सब कुछ याद करा देता है भी है, जो संविधान के 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के ताले खोलती है। इस सूत्र के पहले अक्षर प से शुरुआत करते हैं। ये क्या संकेत देता है? देखिए, इस सूत्र का निर्माण बहुत ही तार्किक तरीके से किया गया है। प का सीधा सा अर्थ है पद। ये अनुच्छेद 52 को दर्शाता है, जो स्पष्ट रूप से उद्घोषणा करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये केवल एक कुर्सी नहीं है, बल्कि ये देश के प्रथम नागरिक का पद है। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। और जैसे ही पद की स्थापना होती है, स्वाभाविक रूप से अगला सवाल ये उठता है कि इस पद के पास शक्तियां क्या होंगी? बिल्कुल, और यहीं पर सूत्र का अगला अक्षर क आता है, जो अनुच्छेद 53 को खोलता है। क का मतलब है कार्यपालिका शक्ति। यह अनुच्छेद स्थापित करता है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। है कि राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं, जल, थल और वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर या सुप्रीम कमांडर होगा। ये बहुत ही विशाल शक्ति है। तो पद स्थापित हो गया और शक्तियां भी तय हो गईं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सर्वोच्च पद पर बैठेगा कौन और उसे चुनेगा कौन? हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ सूत्र का तीसरा अक्षर नी प्रवेश करता है, जिसका अर्थ है निर्वाचन या चुनाव। अनुच्छेद 54 में इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल की बात की गई है। यहाँ एक बहुत ही बारीक नियम है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। राष्ट्रपति को आम जनता सीधे वोट नहीं देती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं। लेकिन इसमें भी एक फिल्टर लगा हुआ है। बिल्कुल, और ये फिल्टर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस निर्वाचक मंडल में केवल और केवल निर्वाचित यानी इलेक्टेड प्रतिनिधि ही भाग ले सकते हैं। इसे अगर डिकोड किया जाए तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक ही वोटिंग का हिस्सा बनते हैं। इसके साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों को भी इसमें जोड़ा गया है। और इसमें एक ट्रैप भी है ना? हाँ, यहाँ जो सबसे बड़ा ट्रैप या जाल है वो ये है कि मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रहते हैं। इसके पीछे का तर्क बहुत ही पारदर्शी और निष्पक्ष है।
क्योंकि उन्हें तो खुद राष्ट्रपति ही चुनते हैं। वही तो, चूंकि संसद में कुछ सदस्यों को खुद राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं, इसलिए अगर वे वोट देंगे तो हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। चुनाव की पवित्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये नियम बनाया गया है कि जिसे राष्ट्रपति चुनते हैं वो राष्ट्रपति को नहीं चुन सकता। यह तर्क वास्तव में चीजों को रटने के बजाय समझने में बहुत मदद करता है। अब सूत्र के अगले हिस्से कोका की तरफ बढ़ते हैं। को से बनता है अनुच्छेद 55, जो निर्वाचन के कोटा और रीति को समझाता है। यहाँ कुछ ऐसे तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है जो अक्सर भारी भरकम लगते हैं, जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। साथ ही यहाँ विधायकों और सांसदों के वोट का एक गणितीय फॉर्मूला भी दिया गया है। इन जटिल शब्दों और गणित को आसान भाषा में कैसे डिकोड किया जाए? देखिए, इसे एक पजल को सुलझाने की तरह देखते हैं। सबसे पहले वोट के गणित को समझते हैं। भारत के हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, जबकि सिक्किम की बहुत कम। अगर हर विधायक का केवल एक वोट माना जाए तो ये असमानता होगी। हाँ, वो जो अन्याय होगा एक तरह से। बिल्कुल, इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक फॉर्मूला बनाया। एक विधायक के वोट का मूल्य या वैल्यू निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को वहां के निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है और फिर उस संख्या को छोटा और व्यवहारिक बनाने के लिए 1/1000 से गुणा कर दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वोट की ताकत राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होगी। और सांसदों का वोट कैसे तय होता है? इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए सभी विधायकों के कुल वोट मूल्य को संसद के निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग देकर एक सांसद के वोट का मूल्य निकाला जाता है। ये गणित सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों का वजन और केंद्र का वजन बिल्कुल बराबर रहे। और वो जो एकल संक्रमणीय मत की प्रक्रिया है, उसे अगर रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जाए तो वो कैसे काम करती है? इसे एक बहुत ही सरल विकल्प सूची या प्रेफरेंस लिस्ट के रूप में समझा जा सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, ए, बी और सी। जब कोई विधायक या सांसद वोट देने जाता है तो वो केवल किसी एक व्यक्ति पर मुहर नहीं लगाता, बल्कि वो अपनी पसंद की एक रैंकिंग तय करता है। वो लिखता है कि मेरी पहली पसंद ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। मतलब वो एक से ज्यादा लोगों को चुन रहा है। हाँ, क्रमानुसार। अगर मतगणना के दौरान किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और उम्मीदवार सी सबसे पीछे चल रहा है तो सी को रेस से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने सी को अपनी पहली पसंद माना था, उनके वोट बेकार नहीं जाते। उनके मतपत्रों पर जो दूसरी पसंद लिखी थी, उनके वोट उस उम्मीदवार को ट्रांसफर या संक्रमित कर दिए जाते हैं। इसीलिए इसे एकल संक्रमणीय मत कहा जाता है। वोट एक ही है, लेकिन वो ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल, यह सुनिश्चित करता है कि जो भी जीते उसे अधिकतम स्वीकार्यता प्राप्त हो। और हाँ, इस चुनाव में गंभीरता बनाए रखने के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि और 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदकों का समर्थन अनिवार्य किया गया है, ताकि कोई भी गैर गंभीर व्यक्ति इस प्रक्रिया का हिस्सा न बन सके। ये पूरी प्रक्रिया वाकई किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। अब सूत्र के अगले अक्षर का पर आते हैं, जो अनुच्छेद 56 है। ये कार्यकाल को दर्शाता है। ये काफी सीधा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होगा, और अगर उन्हें समय से पहले अपना पद छोड़ना हो तो त्यागपत्र किसे दिया जाएगा? ये त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है। इसके तुरंत बाद आता है सूत्र का दू, यानी अनुच्छेद 57, दोबारा चुनाव या पुनर्निर्वाचन की पात्रता। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। अनुच्छेद 57 ये स्पष्ट करता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। अगर इसे वैश्विक परिदृश्य, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के साथ जोड़कर देखा जाए, तो वहां 22वें संशोधन के बाद एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र ने इस मामले में लचीलापन रखा है। बिल्कुल, जनता के प्रतिनिधियों को ये तय करने की पूरी आजादी है कि वे किसे और कितनी बार अपना राष्ट्राध्यक्ष चुनना चाहते हैं। ये खुलापन भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है। अब अगले अक्षर यो यानी अनुच्छेद 58 की ओर बढ़ते हैं। ये योग्यता के बारे में है। देश का सर्वोच्च पद संभालने के लिए क्या मापदंड तय किए गए हैं? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए
और सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ नागरिकता वाले बिंदु में एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य या ट्रिविया छिपा हुआ है ना? हाँ, और ये एक ऐसा बिंदु है जहां अक्सर वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है। भारत का संविधान नागरिकता के मामले में बहुत समावेशी है। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है जिसने देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत बाद में भारत की नागरिकता हासिल की हो। मतलब जो जन्म से नागरिक न हो वो भी? बिल्कुल। इसके विपरीत अमेरिका में एक बहुत सख्त नियम है कि राष्ट्रपति वही बन सकता है जो जन्म से वहां का नागरिक हो। ये छोटे छोटे अंतर ही हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में वैचारिक सवालों के रूप में सामने आते हैं। अब सूत्र का अंतिम चरण दशम। यहाँ द से बनता है अनुच्छेद 59, जो पद की दशाएं या शर्तें निर्धारित करता है। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, और एक बार पद ग्रहण करने के बाद उनके वेतन और भत्तों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। इसके बाद श से आता है अनुच्छेद 60, शपथ। देश के प्रथम नागरिक को शपथ कौन दिलाएगा? ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्षण होता है, और ये जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई को दी गई है। उनकी अनुपस्थिति में ये काम सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। और अंत में इस सूत्र का सबसे भारी और गंभीर शब्द आता है यानी अनुच्छेद 61, महाभियोग या इम्पीचमेंट। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ये इतनी जटिल इसलिए बनाई गई है ताकि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता का दुरुपयोग करके देश के प्रमुख को आसानी से न हटा सके। इसे केवल एक ही आधार पर शुरू किया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन। इसकी प्रक्रिया तो काफी लंबी है। हाँ, इसकी प्रक्रिया पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से बहुत गहराई वाले सवाल बनते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे पेश करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित नोटिस देना अनिवार्य है, और इस नोटिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और पास होने के लिए अगर यह प्रस्ताव चर्चा के लिए मंजूर हो जाता है तो उसे पास करने के लिए विशिष्ट बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। यहां विशिष्ट बहुमत का अर्थ है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3। जब दोनों सदन इसी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देते हैं, तभी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ एक पल के लिए रुकना और इस पूरी प्रक्रिया का एक मानसिक चित्र बनाना बहुत फायदेमंद होगा। महाभियोग की इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो अक्सर परीक्षाओं में भ्रम पैदा करता है। ये याद रखा जा सकता है कि जब राष्ट्रपति को चुनने की बारी आई थी तो राज्यों के विधायकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन जब उन्हें हटाने की बात आती है तो विधायकों का कोई रोल नहीं होता। ये शक्ति पूरी तरह से संसद के पास आ जाती है। हाँ, और इसी ट्रैप का एक दूसरा और अधिक विरोधाभासी हिस्सा भी है। जिन मनोनीत सांसदों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने से बाहर रखा गया था, वो महाभियोग की प्रक्रिया में पूरी तरह से मतदान करते हैं। ये तो सच में विरोधाभास लगता है। लगता तो है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत मजबूत है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। चुनाव के समय मनोनीत सदस्यों को बाहर रखा गया ताकि कोई पक्षपात ना हो सके, लेकिन जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है, तब संसद के हर एक सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो संविधान की रक्षा के लिए अपना निर्णय दे। इसलिए उन्हें इस न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ये लॉजिक चीजों को शीशे की तरह साफ कर देता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश, चाहे मृत्यु हो, त्यागपत्र हो या महाभियोग हो, अगर ये सर्वोच्च पद अचानक खाली हो जाए तो क्या होगा? यहाँ अनुच्छेद 62 और कुर्सी कभी खाली नहीं रहती का सिद्धांत लागू होता है। इसके अनुसार पद खाली होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं है। 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प चेन ऑफ कमांड दिखाई देती है। अगर किसी आपात स्थिति में उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो, तो ये जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर आ जाती है, और अगर वो भी उपस्थित ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। क्या इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल, ऐसा एक बार हुआ भी है, जब 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन बाद में वीवी गिरी ने खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। तब उस समय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने
कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। ये घटना दिखाती है कि संविधान निर्माताओं ने हर संभावित संकट के लिए एक बैकअप प्लान तैयार रखा था। इस ऐतिहासिक उदाहरण से ये पूरी चेन दिमाग में छप जाती है। चूंकि उपराष्ट्रपति का जिक्र आ ही गया है, तो अब अनुच्छेद 63 से 71 तक की उस दुनिया में चलते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति को समर्पित है। राष्ट्रपति की शक्तियों और प्रक्रियाओं के साथ तुलना करके इसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और ठीक अगला अनुच्छेद 46 उनके अस्तित्व का मुख्य कारण बताता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में कार्य करेंगे, यानी उनका मुख्य काम संसद के उच्च सदन का संचालन करना है। यही वो कारण है जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति से काफी अलग हो जाती है। अनुच्छेद 66 में इसका वर्णन है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव याद हो तो उसमें विधायकों की बड़ी भूमिका थी, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधायकों का कोई काम नहीं होता। क्योंकि उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा का संचालन करते हैं, जो कि केंद्र का विषय है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसलिए उनके इलेक्टोरल कॉलेज में केवल संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं, और यहाँ सभी सांसद निर्वाचित और मनोनीत दोनों वोट डालते हैं। चुनाव लड़ने की शर्तें भी यहाँ थोड़ी अलग हैं। उम्मीदवार को 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 50 थे। और योग्यता में ये जरूरी है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की योग्यता जरूरी थी। ये तुलनात्मक अध्ययन इसे कभी भूलने नहीं देगा। इसके बाद अनुच्छेद 67 उनके कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। कार्यकाल तो वही 5 वर्ष का है। त्यागपत्र देना हो तो वे राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग जितनी कठोर नहीं है। इसके लिए राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत चाहिए और लोकसभा की केवल सहमति ही काफी होती है। यहाँ भी वही तर्क काम करता है। चूंकि उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा का संचालन करते हैं, इसलिए उन्हें हटाने की पहल और मुख्य शक्ति राज्यसभा के पास ही रखी गई है। बिल्कुल तार्किक है। और शपथ के बारे में क्या नियम है? अगर शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। इसके साथ ही एक रक्षा कवच के रूप में अनुच्छेद 71 मौजूद है। यह स्पष्ट करता है कि चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का, अगर निर्वाचन प्रक्रिया में कोई भी विवाद या संदेह उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश के शीर्ष पदों पर कोई अवांछित विवाद न पनप सके। अब इस कानूनी ढांचे से थोड़ा आगे बढ़कर एक ऐसे विशेषाधिकार पर चर्चा करते हैं जो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की सबसे अनोखी शक्ति मानी जाती है, क्षमादान की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है और अनुच्छेद 161 राज्यों के राज्यपालों को। दोनों ही सजा को कम कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं या पूरी तरह माफ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जो इन दोनों पदों के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। हाँ, वह अंतर 2 विशेष प्रकार की सजाओं में निहित है। पहला है मृत्युदंड। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है तो उस फांसी को पूरी तरह से माफ करने की असीम शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा अंतर सैन्य अदालतों से जुड़ा है। मतलब जो कोर्ट मार्शल होता है। हाँ, अगर किसी सैनिक को सैन्य अदालत द्वारा कोर्ट मार्शल की सजा दी गई है तो उस मामले में हस्तक्षेप करने और क्षमादान देने का अधिकार भी केवल देश के राष्ट्रपति के पास ही सुरक्षित है, क्योंकि वे तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु है जहां से अक्सर वैचारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण है। अब अगर हम आज के इस डीप डाइव को इतिहास के कुछ रोचक तथ्यों के साथ जोड़ें, जैसा कि नोट्स में दिया गया है, तो ये विषय और भी जीवंत हो उठता है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। वहीं अगर उपराष्ट्रपति पद की बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकालों तक इस पद पर रहे। और हाल के इतिहास में देखें तो हामिद अंसारी भी लगातार 2 बार इस पद पर रहे, और वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उपराष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं। परीक्षाओं में कई बार सीधे तौर पर कालक्रम से सवाल आ जाते हैं, जैसे कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। इसका उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उनके बाद वीवी गिरी आए। इन ऐतिहासिक नामों को संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर देखने से चीजें एक कहानी की तरह याद हो जाती हैं।
बिल्कुल। और अब समय है परीक्षा मास्टरी मोड का। एक त्वरित 60 सेकंड का मेंटल रिवीजन तैयार किया जा सकता है। भाग 5, संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति के लिए पकानी कोका द्वयोदशम, पद 52, कार्यपालिका 53, निर्वाचन 54, कोटा 55, कार्यकाल 56, दोबारा चुनाव 57, योग्यता 58, दशाएं 59, शपथ 60 और महाभियोग 61। निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित लोग और महाभियोग में संसद के सभी लोग। उपराष्ट्रपति का काम राज्यसभा चलाना, इसलिए उन्हें चुनने और हटाने में केंद्र की भूमिका मुख्य है। समाधान में मृत्युदंड सिर्फ राष्ट्रपति माफ करेगा। इस पूरे खाके को दिमाग में बैठा लिया जाए तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। बेहतरीन रिवीजन और परीक्षाओं में संभावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के जिन ट्रैप्स में विद्यार्थी अक्सर फंसते हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बहुत ही सामान्य लेकिन भ्रमित करने वाला प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सीजेआई दिलाते होंगे। हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं तो शायद उपराष्ट्रपति को भी वही दिलाते होंगे, लेकिन सही उत्तर राष्ट्रपति है। दूसरा ट्रैप मृत्युदंड को लेकर होता है, जहां विकल्पों में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों दिए होते हैं और सही उत्तर केवल राष्ट्रपति होता है। इन छोटी छोटी बातों को तर्क के साथ याद रखा जाए तो रटने की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? जब इन सारे अनुच्छेदों और शक्तियों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण और संतुलन का एक बेहद खूबसूरत चित्र उभर कर सामने आता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पद इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वह तानाशाही की ओर बढ़े और इतना कमजोर भी ना हो कि अपना कर्तव्य ना निभा सके। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो अंत में एक विचारोत्तेजक प्रश्न खड़ा करता है जिस पर श्रोताओं को स्वयं विचार करना चाहिए। जैसा कि चर्चा हुई, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शासन की बागडोर संभालते हैं। कार्यकारिणी में जब नेतृत्व का वैक्यूम आता है तो संविधान निर्माताओं ने सत्ता का हस्तांतरण न्यायपालिका की ओर ही क्यों मोड़ा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि एक लोकतंत्र में जब राजनीतिक स्थिरता डगमगाती है तो केवल न्याय का पलड़ा ही है जो पूरे शासन तंत्र को सबसे सुरक्षित और निष्पक्ष संतुलन प्रदान कर सकता है? इस गहरी सोच को समझना ही संविधान की असली आत्मा को समझना है। ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता को सलाम करने पर मजबूर कर देता है। ऐसा संविधान जो हर भविष्य के संकट का उत्तर अपने भीतर समेटे हुए है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। पकानी कोका द्वयोदशम के सूत्र से लेकर शक्तियों के संतुलन तक आज की ये चर्चा बहुत ही शानदार रही है। ये पूरी उम्मीद है कि आज के इस डीप डाइव के बाद भाग 5 के ये जटिल अनुच्छेद सीखने वालों की स्मृति का स्थायी हिस्सा बन गए होंगे। अगली बार किसी और विषय की गहराई में उतरेंगे और ज्ञान के कुछ नए मोती तलाशेंगे। तब तक उस अंतिम सवाल पर विचार जरूर किया जा सकता है।